देखिए, गारंटी शब्द काफ़ी चल निकला है। विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में हुए थे उसके आसपास इस शब्द को सियासत में एक कॉइन की तरह इस्तेमाल किया गया। हेड मेरा, टेल तुम्हारा। अब हुआ यह है कि गारंटी शब्द चल निकला है। हर बजट को गारंटी के आसपास देखा जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि हम जो कहते हैं वो गारंटी है और वो पूरा होगा ही। अब बजट एक ऐसी चीज़ है जिसकी घोषणाएं कितना पूरा होती हैं, कितना पूरा नहीं होती हैं, ये तो साल के एंड पे पता चल पाता है, तभी उसका रिपोर्ट कार्ड बन पाता है। लेकिन अभी गारंटी ये है कि लोगों का जीवन बदलने वाला है। अगर आप मोटे तौर पर इस बजट को देखेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि जैसे कि हर बजट में घोषणाएं होती हैं, इस बजट में भी है, लेकिन एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश, एक जद्दोजहद सरकार की ओर से इसमें नजर आती है, क्योंकि सरकार भी जानती है कर्जा बढ़ रहा है और इस बजट की घोषणाओं को भी अगर अमली जामा पहनाना है तो कर्जा तो और अभी सरकार पर बढ़ेगा, वो कम होने वाला नहीं है। अब वो जो कर्जे की मैक्सिमम सीमा है जो 40% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसके आसपास तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और कितना 40 के नजदीक पहुंच जाएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ग्राउंड, जैसा कि मैंने कहा, कुछ क्लैरिटी उसे लेकर मिल जाती तो और भी बेहतर होता। लेकिन किस तरह का है ये बजट, इस पर डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता पवन कानूनगो जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर एनके बैरवा हेल्थ सेक्टर से ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मंगलम प्लस मेडिसिटी के, और डीएस भंडारी जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान चैम्बर। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं बैरवा साहब, हेल्थ सेक्टर के लिए इस बजट में आपको क्या नजर आता है, कंसीडरिंग ये कि अभी हाल ही में जब सेंटर का बजट आया, हमने हेल्थ सेक्टर को लेकर घोषणाएं देखी, लेकिन हमने जो मिसिंग था उसमें वो ये था कि जो इंश्योरेंस महंगे होते जा रहे हैं उसे लेकर कोई क्लियर कट डायरेक्शंस सेंटर के बजट में नहीं आए, जिसको मैंने मिस किया। मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी ये सेंटर ने कह दिया। क्या स्टेट का बजट उस घोषणा के साथ चलता नजर आ रहा है? हेल्थ सेक्टर के लिए क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? जैसे कि आज बजट पेश हुआ और उसमें हेल्थ के लिए तकरीबन 3500 करोड़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड बजट एक एलोकेशन हुआ है, और उसमें ये बताया गया है कि 10 और हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे। पहले से काफ़ी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, एंड उसके साथ में आज जो बजट पेश हुआ है वो डेफिनेटली इसमें कहीं ऐड ऑन करेगा, चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग ए प्राइवेट सेक्टर या एक कार्डियोलॉजिस्ट जो मैं हूँ यहाँ पर मंगलम मेडिसिटी में, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो यहाँ पर जो पेशेंट लोड है जो गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ रहा है उसको हम कहीं ना कहीं उसको एक पूर्ति करते हैं, कि वहाँ पर जो सुविधाएं जो दी जा रही हैं हम कहीं ना कहीं उसमें ऐड ऑन करके और पेशेंट का वर्कलोड, पेशेंट का जो लोड है वो गवर्नमेंट सेक्टर वाले या प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर से कम करते हैं। ऐसे में हमारे एक्सपेक्टेशन ये रहते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ और दिया जा सकता था या कुछ और तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को किस तरह से ये बजट सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मन मुताबिक तो नहीं कर रहा है? आपकी बातचीत से इतना तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल। जो जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों में जो गवर्नमेंट ने आरजीएस को ईजी किया है वो काफ़ी मतलब काबिल तारीफ है, कि पहले आरजीएस से ट्रीटमेंट लेना काफ़ी मुश्किल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी वो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी आसान है, और उसके साथ में जो बजट एलोकेशन है वो एक सेटिस्फैक्ट्री है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसी भी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ आईपीडी एडमिशंस और ओपीडी मेडिकेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, सभी में दायरा काफ़ी बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट बजट है वो भी काफ़ी है कि हाँ सफिशेंट मेडिकेशंस, इन्वेस्टिगेशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हम उसमें काफ़ी इजी हैं एटलीस्ट उसके लिए। एंड जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है उसमें भी काफ़ी हेल्थ पैकेज है वो ठीक है, बट उसमें हमको एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं और बेहतर इसको किया जा सकता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कट को इम्प्रूव किया जा सकता था, बेसिकली आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है भंडारी साहब, जैसा कि मैंने कहा, मैंने शुरुआत में भी कहा कि इतना तो तय है कि कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आपका मतलब सरकार का जो राजस्व प्राप्ति हो रही है उसका एक मेजर परसेंटेज तो वो योजनाओं को चलाने में या फ्री की चीज़ें देने में या सैलरी और पेंशन में निकलता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ही सारी घोषणाओं के लिए एलोकेशन हो सकता है, वो कर्जे से ही आ रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि कर्जा चुकाने का तरीका, सलीका सरकार का अभी तक पिछले एक साल में ठीक नज़र आया है, तो हो सकता है। लेकिन हाँ, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ये स्थिति सुधारने वाला बजट है
या घाटे में ले जाने वाला बजट है? जहाँ तक मैं देखता हूँ, और मैं साधुवाद देना चाहूँगा जो वित्त मंत्री राज्य के हैं दिया कुमारी जी, कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो इन लाइन विद जो नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन देखा है देश के लिए, और जो एक इकोनॉमी जो हम सोच रहे हैं कि 5th इकोनॉमी जो हमारे देश की है 3rd इकोनॉमी तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी, उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने स्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए और स्पेशली जो ऐसा आपने कहा कि कर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहेंगे, राजस्व अगर आपको बढ़ाना है तो कर्जा आपको बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, पावर में करेंगे, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी प्राप्त होगा, और उससे सर्टेनली राजस्व जो स्टेट का है, जो प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा। स्पेशली मैं कहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर के जो प्रावधान इस बजट में उन्होंने दिए हैं और जो सुविधाएं दी जाएंगी, उससे मेरा ये मानना है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इस समय देश की रीढ़ की हड्डी है। जब आप देखिए 50% ऑफ प्रोडक्शन एमएसएमई सेक्टर से आता है, 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर को अगर हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा, और वो राजस्व बढ़ेगा तो वो कर्जे को सर्टेनली संभालेगा। एमएसएमई सेक्टर के अलावा जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है, क्योंकि आज उन्होंने जो कहा है कि अगले समय में 1.5 लाख सरकारी नौकरी और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आएगी ना। ये एक युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है उन्होंने दिया है, और इससे तभी ज़्यादा फायदा हो सकता है जब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, और जो उन्होंने इस बजट में भी अनाउंस किया है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इसमें मेरा एक काउंटर है, ये स्किल डेवलपमेंट वाला पॉइंट बार बार जब आता है, मैं इस सवाल को बार बार सोचता हूँ कि आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्किल सेट वाले की फौज खड़े कर देंगे तो वो अपने जीवन यापन लायक प्रॉपर कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिलाई कढ़ाई सीख रहा है, अब एक ही एरिया से 15 लोग वहां पर गए और उन्होंने सिलाई कढ़ाई सीख ली। अब वो जब अपने एरिया में लौटे, एक ही इलाके में 15 दर्जी हो जाएंगे सिलाई कढ़ाई वाले, तो वो अपना खुद का प्रॉपर जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इस स्किल को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक नीति के तहत देखने की जरूरत है कि कैसे आप किसी के स्किल सेट को उनको भी डिसाइड करने दें या फिर आप डिसाइड करें उनके एरिया को देखते हुए। मेरा ये मानना है कि स्किल डेवलपमेंट जो किया जाएगा, और जो मैं सोचता हूँ कि जो सरकार भी शायद करेगी, वो ये है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखें, हर जिले के अंदर कुछ स्किल्स है। आज बाड़मेर में आप जाएंगे तो बाड़मेर में वहाँ के जो नॉर्मल पेंटिंग्स हैं, नॉर्मल जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो डाई एंड सेक्टर है एक्चुअली, इसी तरह से अगर आप पॉटरी के अंदर जाएंगे, इसी तरह से मार्बल इंडस्ट्री में जाएंगे, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर डेवलप करेंगे, लुकिंग टू द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली लुकिंग टू कि वहाँ पे तो उस दिशा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने बहुत कम सुना इस बजट में, या लगभग न के बराबर सुना। बिटवीन द लाइंस कुछ हो तो देखना पड़ेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मैं कहना ही चाहता था कि जो हम सोच रहे थे, जैसे हम सोच रहे थे कि 1 इलेक्शन 1 नेशन जो एक पॉलिसी देश के अंदर जो एक चलन चल रहा है, उस हिसाब से हमें आशा थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर वो डेवलप करेंगे। शायद मेरे ख्याल से इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि या इस बजट में नहीं सोचा। जैसा मैं जब पिछली बार जब मैं आया था आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि जब बाड़मेर है ना, बाड़मेर में जो आपकी रिफाइनरी आ रही है, वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी आ रही है, तो दे शुड डेवलप ए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इनटू द बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के जो पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वेदर दे आर स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, दे शुड डेवलप देयर एक्चुअली। इसी तरह से 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट एक पॉलिसी, एक सुझाव हमने दिया था, शायद इस बजट में नहीं आ पाया, ये मेरा सोचना है। दूसरा मेरा कहना था कि एक बहुत ज़्यादा उन्होंने एक एग्रेसिव स्टेप लिया है, पावर के ऊपर लिया है ना। पावर एक बेसिक नीड है इंडस्ट्री की, वो एक इन्होंने 6,400 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6,400 मेगावाट का प्रोडक्शन उन्होंने लिया है कि पावर का प्रोडक्शन इन 25-26 इट विल बी इंक्रीज। एग्रेसिव लक्ष्य तो रखना ही था। उसका एक रीजन मैं भी बताता हूँ। जब आप 150 यूनिट तक फ्री करने वाले हैं, पहले आप 100 को कैटर कर रहे थे, अब आप 150 यूनिट को कैटर करेंगे। मैं एक बार विपक्ष के पास भी जाना चाहता हूँ, योगेश सिंघल जी के पास में जा रहा हूँ यहाँ पर। तो एग्रेसिव टारगेट रखना समझ में आता है, लेकिन एग्रेसिव टारगेट के साथ दिक्कत यह है कि एग्रेसिव टारगेट इतना एग्रेसिव होता है
कि उसको अचीव करना पहाड़ या हिमालय चढ़ने के बराबर हो जाता है। देखना होगा कि इस फ्रंट पर क्या हो पाता है। योगेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष ये कहे कि ये 0 मार्क्स का बजट है या एकदम बेकार बजट है, लेकिन कम से कम मैं इतना तो देख रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक बजट है। जी, ऐसा है सर। हाँ। मैं आपने पहले ही कह दिया, मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि बेकार बजट है, क्योंकि जूली जी 0 बोल के मार्क्स गए बजट इसलिए। है, खैर, नहीं है ना। आप मेरी बात सुने। मैं बहुत दिन से हर डिबेट पर कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान में महंगाई, बेरोजगारी बहुत चरम की सीमा पर है। महिला अत्याचार भी बहुत चरम सीमा पर हुए हैं पिछले 1.5 साल में। अब सबसे पहले मैं महंगाई पे आ जाता हूँ। मैं जहां तक समझता हूँ, महंगाई, पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप देखिए, राजस्थान से मध्य प्रदेश सीमा लगी हुई है, हरियाणा सीमा लगी हुई है, उत्तर प्रदेश सीमा लगी हुई है, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान में यूपी के मुकाबले 12 रुपए लीटर तो पेट्रोल महंगा है और लगभग 3.5-4 रुपए लीटर डीजल महंगा है। नहीं, लेकिन योगेश भाई, डेली फ्लक्चुएशन बंद है। आप देखेंगे पेट्रोल डीजल का डेली फ्लक्चुएशन बंद है, जो एक वक्त हुआ करता था पिछली बार कम किए जाने के बाद। दूसरा, जब आपने क्राइम की बात की तो आपकी बात को सरकार ने सुना है। 3500 नए पुलिस पद सृजित करना प्रस्तावित कर दिया है। मैं उस पर आया ही नहीं सर, अभी मेरी बात तो सुने आप। हाँ। आप ये बताइए, जब चुनाव हो रहे थे, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में पहला बिंदु ये होता था कि हम उत्तर प्रदेश के बराबर राजस्थान में भी हम पेट्रोल डीजल को ला दें। अब आप देखिए, ना तो बैट खत्म किया ना ही कम किया। ठीक है। दूसरी बात आती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 के बजट में 15% बढ़ाने का कानूनन प्रावधान किया था। उससे मुकरते हुए, उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने केवल 100 रुपए बढ़ाए। इसके अलावा आप आ जाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, उस पर अभी तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। ठीक है। इंग्लिश स्कूल्स पे आ जाइए, बराबर ये इतने दिन से गेमा गेमी इस पे चल रही है, इनको बंद करेंगे कांग्रेस की सरकार। उस पर तो अभी निर्णय ही नहीं हुआ है ना, तो वो बजट में कैसे आ सकता था, है ना। हाँ, वही मैं नहीं, उस पर तो अभी तक निर्णय ही नहीं हुआ है। हम उसका एक्सपेक्टेशन बजट से क्यों करें, है ना। नहीं, लेकिन स्थिति क्लियर तो करनी चाहिए थी ना, वो है मेरा मतलब। अब आप बिजली पे आ जाइए, ठीक है, इन्होंने 150 यूनिट फ्री बिजली का किया है प्रावधान, लेकिन ये क्लियर नहीं किया इन्होंने अभी कि ये 150 यूनिट बिजली आम उपभोक्ता को मिलेगी या जो सोलर एनर्जी प्लांट जो लगाएंगे उनको मिलेगी। इसको भी तो क्लियर करना चाहिए ना। चलिए क्लैरिटी ले लेते हैं योगेश भाई, क्लैरिटी ले ही लेते हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता को भी मैं डिबेट में शामिल कर लेता हूं। पवन जी, मैं पूछना चाहता हूं, हाँ, ये बिजली वाला ना, ये सुबह से लोगों को ये बात, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा, तो मेरे पास इसका भी स्पेसिफिक जवाब नहीं है। वो लोग जो सोलर पैनल लगाएंगे, जैसा कि आपने दिल्ली में कहा कि हम आपको 300 यूनिट तक फ्री दे देंगे और उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा बनेगा तो हम उसको खरीदेंगे भी आपसे। ये उस सिस्टम के तहत ये 150 यूनिट फ्री की गई है कि जो सोलर पैनल लगाएंगे उन्हीं के लिए, या अब तक जो 100-200 यूनिट बिजली फ्री का फायदा उठाते रहे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो, या फिर पूरी मरुधरा, क्या है एग्जैक्टली? स्वप्निल जी, ये जो आप 150 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब में तो यही है कि जो चलती आ रही है उसको 100 से बढ़ा करके 150 किया है, लेकिन पीएम सूर्यघर बिजली योजना को, कुसुम योजना को, इसको आगे बढ़ाने के हिसाब से जो है कि प्रमोट करने के लिए कि वो सोलर जो है वो पैनल लगाएं, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है उस पे। मतलब तो जो सोलर पैनल लगाएंगे उन्हीं को 150 यूनिट तक फ्री है। बाकी इस पे और क्लैरिटी जो है वो अभी, क्योंकि बजट आया है, ये चूंकि इतना जल्दी बताना असंभव है, आज सुबह से इस डिबेट में लगे हुए हैं, तो पर सरकार जो है वो सुविधा किसी भी प्रकार की जो भी छूटे हैं वो कभी भी जनता को राहत देने के लिए। लेकिन दादा, विजन के लेवल पर तो हम इस बजट को खराब कह ही नहीं सकते। विजन के लेवल पर तो ये बजट सही है, सरकार मिशन के लेवल पर दिक्कत है। बिजली की सरकार जनता को जो है वो छूट देना चाहती है। सरकार की मंशा ये है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, नहीं, इसीलिए कानूनगो भाई, इसीलिए जो सवाल है ना वो मिशन लेवल पर है। मिशन लेवल पर जब हम खुद ही जान रहे हैं कि पिछले बजट घोषणाओं की 25 से 30% घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर कार्य आगे नहीं बढ़े हैं, तो अगर विजन मिशन में ट्रांसलेट नहीं होगा तो कैसे होगा? स्वप्निल जी, वो भी जो है आप देखें कि 10 जुलाई 2024 को बजट आया था, उसके बाद सिर्फ 6-7 महीने
मिले हैं, आगे महीनाभर और है, तो इसमें जो बचे हुए काम है वो पूरे होंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे जो वादे किए गए थे हमारे संकल्प पत्र में, तो वो 5 साल के जो वादे थे वो 1 साल नहीं सर, देखो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। देखिए विजन बहुत अच्छा है कि आप मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाना चाहते हैं, ये विजन इसमें नो डाउट बहुत अच्छा है। सेंटर ये कह रहा है कि हम मेडिकल कॉलेज में हम इतनी % सीट्स हम बढ़ाने वाले हैं, वहां तक भी विजन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उनको यूट्यूब पर ही पढ़ना है, अगर उनको पढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं, भाई कहीं पर भी बजट में मैंने ये थोड़ी ना सुना कि मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस तरीके से मजबूत करेंगे। नहीं, आप ये देखें कि यहाँ पे जितनी भी योजनाएं लेकर के आए हैं उसके लिए साथ में कि साहब ये यहाँ पे जो एक्नी एक्सीलेंस सेंटर खोलेंगे, यहाँ पे ये कौशल केंद्र खोलेंगे, यहाँ पे ये, तो वो फिर वही बात है को जो एक्नी ये जोड़ा है, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज आप 10 और नए बनाने वाले हैं, वेल एंड गुड, वो बहुत बढ़िया, आपको उसमें स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि लोग उस फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या वो यूट्यूब से पढ़ेंगे, मसला ये है कि क्या उनको स्पेशलिस्ट टीचर नहीं मिलेंगे, मसला ये है कि क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर ही है, उसके लिए क्या हुआ। ये तो फिर तो लगेगा ना कि ये सिर्फ घोषणा है। नहीं, इस बजट, वो केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहे हैं आप कि नहीं, मैं केंद्र के साथ स्टेट को जोड़ते हुए बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपको इसको इस तरीके से देखना होगा। कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे जो एक्नी इन्होंने आधारभूत ढांचे के लिए जो अपनी व्यवस्था रखी है, ऐसी बात नहीं है कि साहब ये जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जहाँ पे भी जैसे डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो इन्होंने प्रोवाइड करने की बात की है। 150 स्कूलों में अटल टिंकरिंग जो है लैब ये खोलने की बात करी है। तो यहाँ पे मेडिकल की मैं अभी ये बात नहीं कर रहा स्पेसिफिक, पर इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको क्रॉस करके जाना होगा। ये मैराथन प्रयास मांगती हैं चीजें, लेकिन उससे पहले मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास। पिछला बजट का वो देखा है तो ये ऐसी बात नहीं है, ये भी सब पूरी होंगी। और जब 73% पहले के जो बजट थे उसमें वो घोषणाएं पूरी हुई हैं जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, तो उस आधार पे जो है ये भी धराल पर घोषणाओं का पूरा होने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आपने जमीन अलॉट कर दी। अब जैसे मैं आपसे ये बोलूं, आपने इतनी सारी चीजें बताई, जैसे आपने ये भी नहीं बताया कि आपके पास लैंड बैंक क्या है। इतने सारे एमओयूज जो राइजिंग राजस्थान में हुए हैं, कम से कम लैंड बैंक तो पता चलना चाहिए था बजट के थ्रू। वो अभी तक सामने नहीं आया। कमोडिटीज क्लियर नहीं है, कमोडिटीज क्लियर नहीं है। नहीं, उस पे हर 11 तारीख को जो है ना, हर महीने की 11 तारीख को उस पे समीक्षा होगी। ठीक है, उस पे जो एक राउंड और मैं सबके पास जाना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। इसलिए बैरवा साहब, क्या डिमांड थी इस बजट से हेल्थ सेक्टर की या प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की जो पूरी नहीं हुई? स्पेसिफिक कोई ऐसी डिमांड जो आपके दिमाग में आ रही हो? मुझे लगता है सर इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ पैकेजेस जो है, वेदर इट्स, ये तो मैंने सेंटर में भी मिस किया। खैर, हाँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ पैकेजेस, चाहे वो आयुष्मान है चाहे वो आरजीएचएस है, उनका थोड़ा सा बजट बढ़ाया जा सकता है। बजट मीन्स इंडिविजुअलाइज जो पैकेज है, से जो आयुष्मान में एंजियोप्लास्टी का पैकेज है, वो आयुष्मान में आरजीएस में बहुत डिफरेंस है दोनों में, उसको बढ़ाया जा सकता है। उसको एक इक्वल टू एटलीस्ट आरजीएसएस किया जा सकता था। ठीक है, वो एक एग्जांपल है सर। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग पैकेजेस हैं जिनमें कि फार डिफरेंस है दोनों योजनाओं में, वो ठीक किया जा सकता था। और जैसे कि हम कहते हैं कि इतना बजट चिरंजीवी का एक साल में एक पेशेंट को मिल सकता है, जैसे कि इस सरकार में 5 लाख का बजट है, लेकिन एक इंडिविजुअल डिजीज़ का, इंडिविजुअल बीमारी का वो फिक्स है कि वो 30,000 का या 40,000 का फिक्स रहेगा, उसी ऊपर नहीं जा सकता। थोड़ा सा मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। जैसे पिछले बार मेरे को बड़े अच्छा लगा था जब बजट में एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर बात की गई थी, जिसमें वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगता है। वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। हाँ, एग्जैक्टली। और उसके केसेस राजस्थान में हाल के दिनों में ज़्यादा आए, शायद सोशल मीडिया के कारण इस तरह के केसेस अब प्रकाश में भी आ रहे हैं। वैसा कुछ के लिए भी आप कोई सपोर्ट सिस्टम मांग रहे हैं या क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली वो तो बहुत एक्सट्रीम रेयर केसेस हैं, वो तो इंडिविजुअली सरकार को बहुत ही पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और ठीक है, दैट्स वेरी गुड कि वो इंडिविजुअल पेशेंट को लेकर इस तरह से कोई कदम उठाती हैं। तो बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि जैसे कि कोई एक डिजीज़ है, से हमारा केस है, हार्ट का केस है, एंड उसके लिए चिरंजीवी योजना में एक 40,000 प्लस स्टेंट का पैकेज है। दैट इज़ एक FDA स्टेंट अगर लगाया जाता है तो दैट इज़ गोइंग टू 64,000 के अराउंड जाता है। बट अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेट होता है या कोई और बीमारी उसको होती है तो 64,000 इज फिक्स नाउ। अब उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, इलास्टिसिटी की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं भंडारी साहब, जबकि जो टोटल पैकेज है, जस्ट फिनिशिंग, जबकि जो टोटल पैकेज जो 5 लाख का कहा जा रहा है, बट वो फिक्स है कि उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। ठीक है, भंडारी साहब, आपसे जब पिछला बातचीत का सिरा छूटा, मैं वहीं से उठाता हूँ।
हमने बात किया एग्रेसिव लक्ष्य की। अब जैसे 1000 ट्यूबवेल या 1500 हैंडपंप, ये भी मैं कहूँगा एग्रेसिव लक्ष्य है, क्योंकि जब ईआरसीपी होगी तब होते होते होगी और उसके बाद आप वाटर लेवल सुधारने की स्थिति में आ पाएंगे, ग्राउंड वाटर लेवल। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर खर्चा बढ़ाया गया है इस बजट को देखने बाद? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट, इतने सारे एमओयूज जो अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान हुए हैं, वो बार बार दिमाग में आ रहा था कि शायद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपने हर जगह पीपीपी मॉडल सुन लिया है। देखिए, एज रिगार्ड्स राइजिंग राजस्थान आपने कहा है, हाँ। तो मैं इसमें इस सरकार की को साधुवाद देना चाहूंगा एक ही सवाल पे कि इन्होंने ये बोल्ड स्टेप अपने पहले साल में लिया है। हाँ, ठीक है, इनके पास में 4 साल हैं। ये अनलाइक के जो पिछली बार 2 जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई थी, वो लास्ट 1 ईयर ऑफ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट उसके अंदर हुई थी। अब आप देखिएगा, किसी चीज को अगर आप चालू करना चाहेंगे तो एक लक्ष्य जब तक आप नहीं रखेंगे नहीं, लेकिन तो सर क्लैरिटी के लिए ये बजट स्पीच ही तो मौका होता है ना, बजट यही तो वो प्लेइंग फील्ड होती नहीं, है। मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल। देखिए, इसकी समीक्षा कम से कम इस सरकार को मैं ये कहूंगा कि ये इन्होंने हर महीने की 11 तारीख को इस पर्टिकुलर राइजिंग राजस्थान के अंदर जितने एमओयू साइन हुए हैं, उनके अंदर लैंड अलॉटमेंट क्या हुआ है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वो जो इंडस्ट्री प्लान कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगा, किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बात के मैं तो पक्का विश्वास है कि जो अनलाइक के जो पिछली बार कितने एमओयू साइन हुए और कितने धरातल पे आए थे। मैन्युफैक्चरिंग पर खर्चा बढ़ा, मेरा बेसिक सवाल ये था, आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर खर्चा बढ़ाया है सरकार ने इनडायरेक्टली? क्योंकि डायरेक्टली तो कहीं पे कोई सेंटेंस था नहीं। इनडायरेक्टली आपका कहना है, इनडायरेक्टली बढ़ाया है। ओके। इसमें एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी डिमांड थी वो शायद इस बजट में उनसे चूक हो गई कि फ्यूल के ऊपर तो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, कुछ भी नहीं किया, पर हमारी जो मेन डिमांड थी कि जो इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल फ्यूल लगता है उसके ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्यूल एक बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन कॉस्ट की एक्चुअली, तो उसके अंदर हमारी डिमांड थी कि इंडस्ट्रियल फ्यूल जैसे आपके फर्नेस ऑयल है, एलएचएस है, उसके ऊपर कम से कम ड्यूटी घटाते जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। बिकॉज आज प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगी जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्वार्थी हो जाता हूँ कि सिर्फ इंडस्ट्रियल फ्यूल क्यों, सारे ही फ्यूल हमारे भी 5 लीटर हमको उतना ही भारी पड़ रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और आपने इंडस्ट्रीज के, मैं तो करेक्ट कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज के ऊपर ये डिमांड हमारी बहुत टाइम से आई कि कम से कम अगर आप राजस्व को कम नहीं कर सकते हैं कि फ्यूल के ऊपर आप वेट नहीं घटा सकते हैं, तो कम से कम इंडस्ट्रियल फ्यूल के ऊपर, जिससे कि आज इंडस्ट्री को वो राहत मिले, वो नहीं आई इस बजट में। ठीक है। हाँ, निवेशकों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए और करेक्ट पॉइंट है भंडारी जी ने जो उठाया। योगेश भाई, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। योगेश भाई, आप एक बात समझ रहे हैं कि अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड ले जा रहा हूं इस बजट को, ताकि थोड़ा सा मुझे भी एंड में मजा आए। मैं ये कह रहा हूं, जैसे त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की घोषणा, या फिर अगर मैं शेखावाटी साइड आ जाऊं तो खाटू श्याम जी को लेकर जिस तरह की घोषणा हुई है और जिस तरह से एक टूरिज्म सर्किट डेवलप करने की घोषणा हुई है, ये सारी वो जगह हैं जहां पर आप अपने आप को मजबूत कहते हैं, और ये सारी वो जगह है जहां पर बीजेपी सेंध लगाना चाहती है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अब लगा रही है। सर, कितनी भी घोषणाएं कर लो आप, कितने भी लुभावने वायदे आप कर लो आप, हाँ। लेकिन जब तक धरातल पर उनको साकार नहीं करोगे क्या मतलब। अब आप देखिए, इस बजट में राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 975 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया। हाँ, सही है। सच्चाई ये है कि पिछले वर्ष 2024 के बजट में 300 करोड़ का प्रावधान इन्होंने किया था, वो ही अब तक ये खर्च नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन राशि लैप्स नहीं हुई है। खास बात यह है कि उसकी राशि लैप्स नहीं हुई है योगेश भाई। अगर राशि लैप्स हो गई होती तो मैं सरकार को घेर देता। सर, लैप्स तो नहीं हुई, लेकिन काम कब होगा? ये तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा सर। दूसरी बात, आप देखिए, इस तरीके की घोषणा इन्होंने की है, 138 दवाइयां जो फ्री मिलती थी राजस्थान में, उनको 200 कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप अपने जयपुर की बात लीजिए, राजस्थान की नाक है जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल में पिछले 2 माह से दवाइयां नहीं हैं। मजबूरन पेशेंट अटेंडेंट बाहर से महंगी दरों पे दवाइयां लेके आ रहे हैं। क्या फायदा हुआ? ठीक है। आप सामाजिक पेंशन पे आ जाओ, 4 महीने से सामाजिक पेंशन नहीं मिली हुई है। लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं कलेक्ट्रेट के और उपखंड अधिकारियों के लिए, कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। इसके अलावा अब आप देखिए, राजस्थान में बेरोजगारी के लिए इन्होंने क्या किया,
औद्योगिकरण के लिए इन्होंने क्या किया। हाँ। राजस्थान क्या, हिंदुस्तान में सरसों उत्पादन में भरतपुर जिला नंबर 1 है। सरसों की इतनी पैदावार होती है और सबसे ज्यादा तेल मिल्स यहाँ मौजूद है। योगेश भाई, इसीलिए ये तो हमने वन धीरे- डिस्ट्रिक्ट वन धीरे- प्रोडक्ट की बात की। धीरे- धीरे लुप्त उसी होती जा सरसों के रही है। हिसाब से धीरे- धीरे लुप्त होती जा प्रॉपर रही है। उसको वन प्रोडक्ट और- मानते हुए उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट किया जा सकता है। उस सर, पॉइंट को तो हमने भी मिस हाँ। किया है, इसमें हम बिल्कुल सर, मना नहीं सर, कर रहे। और बड़े गौरतलब बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भरतपुर जिले से ही आते हैं। ये तो इस बेसिक प्रॉब्लम्स को जानते हैं। ठीक है योगेश भाई, मैं भरतपुर अब को- मेरा अंतिम सवाल है पवन कानूनगो जी आपसे है। अभी तो और भी ये कोई फाइनल तो है नहीं, अभी तो इस पे डिस्कशन होगा, और भी सुझाव आएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, उसके बाद फाइनली बजट पारित होगा। अच्छी बात यह है कि लचीलापन सरकार कभी कभी दिखाती है और आपकी सरकार ज़्यादा दिखाती है, तो ऐसे में हमें लगता है कि अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं। लेकिन इन टोटलिटी आपको इस बजट की सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या लगा? आप कहेंगे कि हम किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ा दिया है, या आप कहेंगे कि हम लोन के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोन के जरिए आप करना क्या चाहते हैं, प्रोसीजर उसका कैसे आसान बनेगा, क्या ये सब क्लैरिटी नहीं आई है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये है कि उस विजन के डायरेक्शंस या स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस का रास्ता कम दिखाई दे रहा है। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं या किस तरह से तसल्ली दे सकते हैं किसी को? देखो स्वप्निल जी, पहले तो इनकी बात का जवाब दूं कि ये पहले तो बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे। सरकार जो ही सरकार बनी, आपने देखा कि 7 रुपये 8 रुपये तक जो है डीजल पेट्रोल की दरों में कमी करी है ना। और दूसरी इन्होंने जो है पेंशन की बात करी कि 15% पेंशन, तो 15% जो है वो बढ़ा करके, वो उस साल की बात थी, फर्स्ट ईयर 15% की बात करी थी, जो 15% बढ़ाई है। उसके बाद मेरे जो ख्याल है से उन्होंने हर साल शायद बोला था कि हर साल 15% ऐसा कुछ। फर्स्ट ईयर में 15% की बात थी। उसके बाद जो है इन्होंने जो है इनके टाइम पे आप देखें तो 5 साल में जो है टोटल मिलाकर के 200 रुपये बढ़े थे, 750 से जो है 950 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से जो है, तो 5 सालों में जा करके। लेकिन यहाँ पे 2 ही साल में 250 रुपये बढ़ा दिए हैं, जो कि इनके 5 सालों में जाकर के 250 रुपये बढ़े थे। तो ये सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन की बात करें तो वो ये है। और रही बात ये कि इस बजट में किस तरीके से, जैसे चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे चिकित्सा में जो बैरवाजी ने बताया उसके साथ मैं बताऊं कि हर वर्ग का यहाँ ख्याल किया है, चाहे महिला हो, युवा हो, चाहे खेल जगत से जुड़े हुए लोग हो, चाहे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए लोग हो, चाहे जो अपनी सड़क नहीं, तो फिर एक सिंपल सा सवाल है पवन भाई, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। हर चीज देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बजट उतना ही अच्छा होता है जितनी वो हलचल मचाए। सुनिए, तो बजट उतना ही अच्छा होता है जितनी वो हलचल मचाए। मैं आम समझ में इस बात को कह रहा हूँ। जैसे सेंटर में क्या हुआ, मिडिल क्लास को जैसे ही टच किया, हलचल मची और सबने अप्रिशिएट कर दिया, फिर किसी के पास कुछ कहने को बचा नहीं। आपके पिछले बजट ने उस तरह की हलचल मचाई थी, ये बजट उस तरह की हलचल मचाने में सफल क्यों नहीं रहा आपके हिसाब से? इस तरह की हलचल मची हुई है सर। ये जो एक्नी जैसे यहाँ पे समस्या है कि साहब यहाँ पे जो एक्नी सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या है, तो ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए 250 करोड़ का बजट दिया है जयपुर के लिए। यहाँ पे जो एक्नी एडिशन में मेट्रो भी जोड़ने तो वो भी आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। अम्बाबाड़ी तक जो है मेट्रो का जो एक्नी वो फेज चालू 12,000 करोड़ रुपए उसके लिए ठीक है। रखे गए हैं। तो चलिए, अभी तो फिलहाल इतना ही, इस पर और भी डिस्कशन में करूंगा बहुत जल्द। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।